हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की साइकोलॉजी में विविध अधिगमकर्ता के प्रकार हैं उस क्वेश्चन के इनके एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो आपका हम एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। इसकी थ्योरी क्लास हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट ने वो थ्योरी क्लास नहीं देखी है उस थ्योरी क्लास को देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और इस क्लास को कंप्लीट देखें, क्योंकि थ्योरी पहले समझ में आएगी तभी हम एमसीक्यू अच्छे से समझ में पाएंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल पूरी तरह से टीचर एग्जाम की तैयारी के लिए समर्पित है और इस पर जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा वो टीचिंग एग्जाम से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज की इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी सामान्य बुद्धि का है लेकिन पारिवारिक एवं शैक्षणिक वातावरण के कारण सीखने में पिछड़ रहा है तो वह किस श्रेणी में आएगा? यानी कोई विद्यार्थी सामान्य बुद्धि स्तर का है लेकिन उसका पारिवारिक वातावरण, शैक्षणिक वातावरण जो है वह ऐसा है कि वह सीख नहीं पा रहा है, तो किस श्रेणी में आएगा? विमंदित विद्यार्थी। देखिए, विमंदित विद्यार्थी में तो इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता कमजोर नहीं है। विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी भी नहीं है। पिछड़ा अधिगमकर्ता, क्योंकि पिछड़ रहा है तो पिछड़ा ही होगा वो, तो ये सही है। और सृजनशील विद्यार्थी, तो सृजनशील विद्यार्थी इसलिए नहीं है क्योंकि वह नया कार्य नहीं कर रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछड़ा अधिगमकर्ता। अगला क्वेश्चन है, विमंदित विद्यार्थियों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विमंदित विद्यार्थियों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी कि ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से कमजोर हैं उन बच्चों को शिक्षा किस तरह से देनी चाहिए, कैसी शिक्षा देनी चाहिए? उच्च शैक्षणिक उपलब्धि वाली शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, जीवनोपयोगी कौशल का विकास और सैद्धांतिक ज्ञान का विकास। तो देखिए, जो बच्चे मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं उनको इतनी शिक्षा दे देनी चाहिए कि वह अपने जीवन में अपने कौशलों का उपयोग कर सकें। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जीवन उपयोगी कौशलों का विकास उनका करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान में सहायक है? यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिससे ये सिद्ध होता है कि भाई बालक जो है वो प्रतिभाशाली है? थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलन सिद्धांत और स्किनर का प्रचालन सिद्धांत। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होता है वह अपनी बुद्धि का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में करता है और अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग जो किया जाता है वह सिद्धांत होता है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान में क्या है? सहायक है। अगला है, डाइवर्जेंट थिंकिंग मुख्यतः किससे संबंधित है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अपसारी चिंतन। इसका मतलब क्या हो गया? अपसारी चिंतन। अब देखिए, अपसारी जो चिंतन होता है वह इसमें ऑप्शन है बुद्धि, स्मृति, सृजनशीलता, अभिप्रेरणा। तो अपसारी जो चिंतन है वो सृजनात्मकता का उदाहरण है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अपसारी चिंतन किसका उदाहरण हो गया? सृजनात्मकता का। अगला क्वेश्चन हो गया, सृजनशील विद्यार्थियों के मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका है? सृजनशील विद्यार्थियों के मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट एवं प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और स्मृति आधारित प्रश्न। तो देखिए, सृजनशील विद्यार्थियों के मूल्यांकन का जो सबसे उपयुक्त तरीका है वह है प्रोजेक्ट एवं प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। क्या हो गया इसका? प्रोजेक्ट एवं प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण ADHD का लक्षण नहीं है? अब देखिए, ADHD की फुल फॉर्म पूछी जाती है अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसकी फुल फॉर्म है, इसमें ध्यान की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। अत्यधिक सक्रियता, ये भी सही बात है। आवेगशील व्यवहार होता है, ये भी सही बात है। कम बुद्धि लब्धि नहीं होती, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ADHD का लक्षण नहीं है कम बुद्धि लब्धि। अगला क्वेश्चन है, ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण उपकरण कौन सा है? ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण उपकरण कौन सा है? लेक्चर मेथड, विजुअल शेड्यूल और डिक्टेशन और ग्रुप डिबेट। तो देखिए, ऑटिज्म से ग्रसित जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो दृश्य सामग्रियां होती हैं, विजुअल शेड्यूल जो होते हैं, वो सबसे प्रभावी शिक्षण उपकरण होते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
अगला क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का मुख्य कारण होता है। सीखने की अक्षमता का मुख्य कारण क्या होता है? कम आईक्यू, मस्तिष्कीय कार्यप्रणाली में अंतर, सामाजिक पिछड़ापन और अनुशासनहीनता। तो देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने की अक्षमता का जो मुख्य कारण होता है, हम ऑप्शन से पता कर सकते हैं, मस्तिष्कीय कार्यप्रणाली में अंतर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, मस्तिष्कीय कार्यप्रणाली में अंतर। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। डिसलेक्सिया, अब मैंने आपको पहले भी ट्रिक से बताया था कि लेक्सिया में ले शब्द आ रहा है। ले मतलब बोल के ही बोल सकते हैं हम, ठीक है, बोल ले, ऐसे याद रख लो। तो बोलने संबंधी जो कठिनाई है उसके लिए जो सबसे अच्छी शिक्षण विधि होती है, केवल लिखित अभ्यास, श्रुत लेख, बहुसंवेदी विधि और रटने की विधि। तो यानी कि मल्टी सेंसरी तरीके से यदि बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो बालक जो है वो सीख लेगा। तो इसकी जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है वह है बहुसंवेदी विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, टोकन इकोनॉमी तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? टोकन इकोनॉमी तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी, पिछड़े अधिगमकर्ता, व्यवहार संशोधन, सृजनशीलता का विकास। तो देखिए, टोकन इकोनॉमी तकनीक का जो प्रयोग है वो व्यवहार संशोधन के लिए किया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में हमने इसको कवर नहीं कराया है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम थ्योरी में नहीं करा पाते, तो आप उनको एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हो। तो इसीलिए एमसीक्यू प्रश्न करना बहुत जरूरी होता है। आगे हम बात करें, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक उपयोगी है? श्रवण स्पर्श अधिगम, दृश्य अधिगम, प्रतीकात्मक अधिगम और अमूर्त अधिगम। तो देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थी मतलब ऐसे विद्यार्थी जो देख नहीं सकते, तो उसके लिए कौन सा जो सिद्धांत है सर्वाधिक उपयोगी है? तो जो देख नहीं सकते तो उनको सुनकर या स्पर्श के आधार पर अधिगम कराया जाए। तो ब्रेल लिपि जो है वो स्पर्श के आधार पर अधिगम कराती है और श्रवण के आधार पर भी अधिगम करवाया जाता है ऐसे विद्यार्थियों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों में भाषा विकास प्राय क्यों प्रभावित होता है? श्रवण बाधित जो विद्यार्थी मतलब जो सुन नहीं सकते, उनमें भाषा विकास किस बात से प्रभावित होता है? स्मृति दोष के कारण, श्रवण इनपुट की कमी के कारण, कम बुद्धि के कारण, सामाजिक भय के कारण। तो देखिए, श्रवण बाधित विद्यार्थियों में भाषा विकास जो है वो श्रवण इनपुट की कमी के कारण प्रभावित होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। यानी कि जो बालक जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित है, उसके पिछड़ने का कारण क्या है? आनुवंशिक दोष, बौद्धिक अक्षमता, शैक्षिक संसाधनों का अभाव और सृजनशीलता की कमी। तो देखिए, ऐसे बालक जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनमें वंचित हैं, तो उनमें शैक्षिक संसाधनों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। या तो वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे, या उन पर किताबों का अभाव होगा, या उनके घर पे पढ़ने की सुविधा का अभाव होगा। तो इस तरह से शैक्षिक संसाधनों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज कोर्स का उद्देश्य क्या है? ब्रिज कोर्स मतलब कि भाई बच्चे की कोई पढ़ाई छूट गई है तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स कराया जाता है, जिससे कि वो उस स्तर पर आ जाए जिस कक्षा में बालक वह पढ़ रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना, विमंदित विद्यार्थियों को अलग करना, सीखने की खाई को पाटना और पाठ्यक्रम को कठिन बनाना। तो देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का आगे बढ़ाने का उद्देश्य ब्रिज कोर्स का नहीं होता, विमंदित विद्यार्थियों को अलग करने का नहीं होता, सीखने की खाई को पाटना जो है वो इसका उद्देश्य होता है, और पाठ्यक्रम को कठिन बनाना भी इसका उद्देश्य नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका होती है। केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, केवल विशेष बच्चों पर ध्यान देना, सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना और पाठ्यक्रम को कम करना। तो देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विविध अनुदेशन का अर्थ है सभी के लिए समान शिक्षण। तो सभी के लिए तो नहीं होगा। शिक्षक केंद्र शिक्षण शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगा। छात्र की क्षमता के अनुसार, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अलग अलग छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण जब कराया जाता है तो उसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और केवल कमजोर छात्रों के लिए शिक्षण, तो डिफरेंशिएटेड शिक्षण का मतलब है छात्र की क्षमता के अनुसार शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान सबसे अधिक उपयोगी है।
सामान्य विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए और केवल पिछड़े विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए आईईपी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो है वो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए होता है, क्योंकि उनमें प्रत्येक विद्यार्थी पर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक रूप से परेशान विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रभावी उपाय है, यानी ऐसे विद्यार्थी जो संवेगात्मक रूप से या भावनात्मक रूप से परेशान है, उनके लिए क्या उपाय सबसे बढ़िया है। कठोर अनुशासन, दंडात्मक कार्यवाही, काउंसलिंग एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और अतिरिक्त गृह कार्य। तो देखिए भावनात्मक रूप से परेशान विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग की जाए और उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए तो वह सबसे प्रभावी उपाय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सभी पिछड़े अधिगमकर्ता विमंदित होते हैं, सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी सृजनशील होते हैं। देखिए सभी पिछड़े अधिगमकर्ता विमंदित होते हैं, ये गलत कथन है। ध्यान देना, ये अच्छा कंसेप्ट है कि पिछड़ा बालक विमंदित हो, ये जरूरी नहीं है। सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी सृजनशील होते हैं, ये भी गलत है। यानी जो प्रतिभाशाली वो सृजनशील होगा, ये जरूरी नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। विविध अधिगमकर्ता को समान शिक्षण से लाभ होता है, तो विविध अधिगमकर्ता को समान शिक्षण से लाभ नहीं होता, उनको अलग अलग शिक्षण देना चाहिए और विविध अधिगमकर्ता के लिए अलग अलग रणनीतियाँ आवश्यक हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जो विविध अधिगमकर्ता हैं उनके लिए रणनीति भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विविध अधिगमकर्ताओं के लिए शिक्षा का आधार क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखें। परीक्षा केंद्रित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा, तो ये तो देखिए पुराने कंसेप्ट हैं। और समावेशी एवं बाल केंद्रित शिक्षा, ये बिल्कुल सही बात है। कठोर पाठ्यक्रम, ये गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।